नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। अगले आधे घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर नजर। शुरुआत करते हैं न्यूज़ एट 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापन होने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना होगी हमारी प्राथमिकता। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड में मारा गया दूसरा आरोपी। हथियार मुहैया कराने वाला आरोपी विकास पुलिस एनकाउंटर में ढेर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप और नेतन्याहू की व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। गजा और ईरान के मुद्दे पर हुई चर्चा। नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की। खेल की खबरों में नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ मजबूती से बढ़ाए कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्राजील के दौरे पर हैं और ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासीलिया पहुंचे हैं। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की यह पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं, लेकिन यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा है कि इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा और साथ ही कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। After 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the two countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के बाद रियो डी जेनेरियो से ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। क्या होगा खास और किन मुद्दों पर बनेगी बात, देखिए अल्वोराडा पैलेस से संवाददाता नीरज सिंह की एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे जो पैलेस आपको दिखाई दे रहा है, ये वही पैलेस है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री का इस पैलेस में राजकीय अतिथि के तौर पर सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रपति, ब्राजील के राष्ट्रपति उनके साथ बैठक करेंगे और भारत और ब्राजील के रिश्तों को एक नई गहराई इस बैठक के बाद शुरू होगी। द्विपक्षीय वार्ता दोनों देशों के बीच में होगी और ये यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री पहले ब्राजील के शहर रियो आए और रियो के बाद ब्राजीलिया, जो ब्राजील की राजधानी है, वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं और उनका राजकीय सम्मान ब्राजील के द्वारा किया जा रहा है।
ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उसमें कई सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है कि आतंकवाद पर किस तरीके से एक वैश्विक जो सहमति है उसको बनाने की दिशा में काम किया जाए, आतंकवाद पर किस तरीके से लगाम लगाई जाए, क्योंकि पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या आतंकवाद बन रहा है। इसके साथ साथ ही भारत और ब्राजील के बीच रणनीतिक साझेदारी किस तरह की हो सकती है उस पर भी चर्चा हो सकती है। कृषि, स्वास्थ्य, व्यापार, इसके अलावा आईटी जैसे सेक्टर हैं जिन पर कई सारे समझौते और जो वार्ता है वो हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके साथ साथ ही साइबर जो टेक्नोलॉजी है उस पर भी जो बात है दोनों देशों के जो प्रमुख हैं वो कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये या कह सकते हैं कि जो विजिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्राज़ील में रहने वाले जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत एक तरीके से हम कहें कि बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बैठक होने जा रही है जब दोनों देशों के प्रमुख तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन लोका के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स मंच को जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हम सभी अहम मुद्दों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। हम ब्रिक्स को नए रूप से परिभाषित करने पर काम करेंगे। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, यानी क्षमता निर्माण, सहयोग और सतत विकास के लिए अन्वेषण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरह अपनी अध्यक्षता के दौरान हमने G20 को व्यापकता दिलाई, ग्लोबल साउथ के विषयों को एजेंडे में प्राथमिकता दिलाई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान हम इस फोरम को आम जनता केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से आगे बढ़ाएंगे। ब्राजील की मूल निवासी ब्रूनो को हिंदी भाषा से बेहद लगाव है। ब्रूनो ने हिंदी सीखी है और वो हिंदी में ही बातचीत भी करते हैं। ब्रूनो को भारतीय संस्कृति भी काफी पसंद है। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भारत और ब्राजील के रिश्तों में प्रगाढ़ता आई है। डीडी न्यूज़ के संवाददाता नीरज सिंह ने की ब्रासीलिया के निवासी ब्रूनो से खास बातचीत। हमारे साथ ब्रूनो हैं जो ब्राज़ील के ही निवासी हैं, लेकिन हिंदी से इन्हें प्यार है और ये कहते हैं कि हिंदी अच्छी लगती है, भारतीय संस्कृति और भारत उनको अच्छा लगता है। खुद ब्रूनो से ही पूछते हैं, ब्रूनो हिंदी कैसा लगता है आपको? मेरा नाम ब्रूनो है। First, namaste. I started studying Hindi here in Brasilia at the Embassy of India with a great professor, Reva Garg, for almost 3 years. मैं 2 बार भारत गया। मैं दिल्ली, जयपुर, आगरा और वाराणसी गया। मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मिठाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा। I can say that भारत मेरे दिल में है। मोदी जी की जो शख्सियत है, मोदी जी कैसे लगते हैं ब्राज़ील के लोगों को? Well, this I have to speak in English. I think it's very important for Prime Minister of India to be here in Brazil to foster cooperation between Brazil and India, since they are key players in the global economy, founders of the BRICS group. So for me as a Brazilian, I do wish that this visit can foster this cooperation in the economy, when we talk about economy, tourism and technology, because I think both countries have a lot to share in these fields. ब्रूनो जो ब्राज़ीलिया से हैं और हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा पसंद है, हिंदी कल्चर पसंद है, इंडिया भी गए हैं, इंडिया के कई सारे शहरों में भ्रमण भी किया है, इंडियन ड्रेस भी इस समय पहने हुए हैं और प्रधानमंत्री को लेकर भी इनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा और प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राज़ील के बीच जिन संबंधों की शुरुआत की है, दोनों देश उन संबंधों को लेकर आज बहुत कुछ नज़दीक भी आ गए हैं और आने वाले समय में ये संबंध और भी ज़्यादा गहरे होंगे। कैमरामैन आनंद के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में गुजरात से भेंट में मिले सांड ने अहम भूमिका निभाई है। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया। ये गिफ्ट ब्राजील के लिए काफी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राजील में दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की।
आइए देखते हैं ब्राजील से हमारे संवाददाता मेघना सिंह देव की एक खास रिपोर्ट। भारत और ब्राजील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया और इसी से ब्राजील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी। ब्राज़ील में जितनी भी गायें हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है। गीर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गीर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया सेड नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को एक गिर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने के इस गिफ्ट की कदर कितनी की है। उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्शन कितनी सीरियसली से शुरुआत की है। 80% जो ज़ेबू कैटल है वो यही कृष्ण द बुल जो महाराजा साहब ने सेल्सो गार्सिया सेड को एक गिफ्ट में दिया था, उन्हीं की संतान है। Brazil is the fourth largest country in terms of milk production, giving 35 billions of liters of milk per year. So we thank India for this magnificent gift for us, for Brazil, for my family. भारत की धरोहर ब्राजील की समृद्धि का आधार बन गई। ये कहानी है कृष्णा की, जो एक उपहार बनकर आया और ब्राजील की श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़ ब्राजील। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ओहो सुन देखो इधर, ये छतरी भी है। सुनो, ये हमारे लिए कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, अभी से बिगाड़ना शुरू। हम बिगाड़ेंगे, तुम बनो क्या? खरूस। अच्छा एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पापा ने प्लानिंग कर रखी है। अच्छा, उन्होंने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसके लिए। बढ़िया है। आप आइए बैठिए, लेके चलते हैं इसमें। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस मामले में पुलिस एनकाउंटर में दूसरा आरोपी विकास उर्फ राजा मारा गया है। यह एनकाउंटर रात को पटना सिटी इलाके में हुआ है। घटनास्थल का सुबह पुलिस आला अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया। बता दें कि बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने शूटर उमेश कुमार को पटना के माल सलामी इलाके से पकड़ा था।
पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार भी बरामद किए थे। उसने लगभग 1 लाख रुपए के लिए इस घटना को अंजाम दिया था। एसटीएफ और पटना पुलिस ने गिरफ्तार शूटर उमेश कुमार की निशानदेही पर कोतवाली थाने से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। तो गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दूसरे आरोपी को इनकाउंटर में मार दिया गया है। आगरा में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता और वकील जलालुद्दीन पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि वो न्याय की गुहार लेकर कांग्रेस नेता जलालुद्दीन के पास गई थी, लेकिन उसने शहर के कांग्रेस कार्यालय लेकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि यह उसके साथ बीते 3 साल से हो रहा है। दरअसल थाना शाहगंज क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला का अपने भाई से जुलाई 2019 में विवाद हो गया था, जिसके चलते महिला दीवानी न्यायालय पहुंची थी, जहां उसकी मुलाकात आरोपी अधिवक्ता जलालुद्दीन से हुई थी। पीड़ित महिला के केस में सहयोग करने के चलते आरोपी का परिवार में आना जाना था। पीड़ित महिला ने बताया कि एक दिन उसकी तबीयत खराब होने पर आरोपी अधिवक्ता जलालुद्दीन दवाई दिलाने अपने साथ ले गया था, लेकिन जिला मुख्यालय के पास कांग्रेस कार्यालय पर ले जाकर पिस्टल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर बदनाम करने के डर से महिला के साथ 3 साल तक लगातार दुष्कर्म करता रहा। महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाए गए, जिसपे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और टीमें लगाई गई हैं। गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। पर्यावरण एक्शन प्लान के तहत दिल्ली सरकार ने वन महोत्सव के अंतर्गत एक अनोखा वृक्षारोपण अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य पूरे साल में 70 लाख पौधे लगाकर शहर की हरियाली को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। बता दें कि दिल्ली में 12वें दिन वायु गुणवत्ता में काफी सुधार देखने को मिला है। रोहिणी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला हॉटस्पॉट रहा, जिसका AQI 70 दर्ज किया गया है। वहीं इस अभियान को गति देने के लिए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वन एवं वन्यजीव विभाग, पर्यावरण विभाग और DPCC के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जहां वृक्षारोपण की प्रगति, विभागीय समन्वय और प्रदूषण नियंत्रण पर चर्चा की गई। 1 जुलाई से शुरू हुए वन महोत्सव के दौरान अब तक स्कूलों, पार्कों, कॉलोनियों और जंगल क्षेत्रों में हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं। यह बहुस्तरीय वृक्षारोपण अभियान न केवल शहर को हरा भरा बना रहा है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को प्रदूषण के खिलाफ एकजुट भी कर रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। पिछले 5 दिनों से अमरनाथ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को 7,541 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था कश्मीर के लिए रवाना हुआ। अब तक इस यात्रा में 90,000 से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से 7,541 यात्रियों का जत्था 2 सुरक्षित काफिलों में घाटी के लिए रवाना हुआ। पहला काफिला, जिसमें 148 वाहन थे और 3,321 यात्री थे, सुबह 2:55 पर बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। वहीं दूसरा काफिला, जिसमें 161 वाहन और 4,220 यात्री थे, सुबह 4:03 पर पहलगाम के नुनवान बेस कैंप के लिए रवाना हुआ। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि भगवती नगर यात्री निवास से घाटी पहुंचने वाले यात्रियों के अलावा कई श्रद्धालु सीधे ट्रांजिट कैंपों और 2 बेस कैंपों पर पहुंचकर तुरंत पंजीकरण करवाकर अमरनाथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी दौरान जम्मू में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तवी नदी के तट पर आरती में शामिल हुए। चीज में हम लोग को दिक्कत हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में की सारा व्यवस्था ठीक है। मन्नत लेकर जा रहे हैं कि बाबा सबको अच्छे रखे। हाँ, हम लोग अमरनाथ यात्रा पहली बार आए हुए हैं और आके हमें बहुत खुशी हो रही है। जो इससे पहले माहौल क्रिएट हुआ था, जो लोगों में डर पैदा हुआ था, यहाँ आके उसका 1% भी वैसा कुछ नहीं है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। दर्शन करने की तमन्ना था, भोलेनाथ से की दया सबके ऊपर करे, महादेव अपने सिस्टम के ऊपर। पहली बार यात्रा है, ये बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है, मस्त। सब सुविधा बढ़िया है, लंगर भी लगे हुए हैं, सोने की बढ़िया है, सब बढ़िया है।
बढ़ते आगे मौसम की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का दौर थम गया है। कल से राज्य में मानसून कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। रेड और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी के बावजूद पिछले 48 घंटों के दौरान प्रदेश में बारिश नहीं हुई है। शिमला में सोमवार को दिन भर मौसम साफ रहा। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज और अगले 2 दिन प्रदेश के अनेक स्थानों पर और 11 से 13 जुलाई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाट जलमग्न हो गए हैं। लगातार भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। टीमें नाव से घाटों पर गश्त कर रही हैं और श्रद्धालुओं को गहरे पानी में ना जाने की चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि कई घाट अभी भी जलमग्न हैं। वक्त तो चला है न्यूज़ 10 में एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे, जहां हम बताएंगे आपको कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हो रही है। क्या मायने हैं इसके, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। पर अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की ईरान के साथ वार्ता निर्धारित है और साथ ही गजा से फिलिस्तीनियों को स्थानांतरित करने के विवादास्पद प्रयास पर प्रगति के संकेत दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों के बेहतर भविष्य के लिए अन्य देशों के साथ काम कर रहे हैं। साथ ही नेतन्याहू ने सुझाव दिया कि गजा के निवासी पड़ोसी देशों में जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की घोषणा की और उन्हें एक औपचारिक नामांकन पत्र भी सौंपा। प्रेस के सामने नेतन्याहू ने ट्रंप के शांति प्रयासों की सराहना की। इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि उनके पास इजराइल के आसपास के कई देशों का अच्छा सहयोग है, कुछ अच्छा जरूर होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को और हथियार भेजेगा, जबकि कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को महत्वपूर्ण हथियार भेजना रोक दिया था। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन रूस से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उसे अपनी रक्षा करने में सक्षम होने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मुख्य रूप से रक्षात्मक हथियार भेजेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान बातचीत के माध्यम से अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को सुलझा सकता है, लेकिन उनके देश पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद विश्वास एक मुद्दा होगा। पेजेश्कियान ने ये बात एक साक्षात्कार के दौरान कही। साथ ही पेजेश्कियान ने इजरायल पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने उस क्षेत्र पर बमबारी करके उनकी हत्या करने की कोशिश की जहां वह एक मीटिंग कर रहे थे। दोनों देशों के बीच 12 दिनों तक चली जंग खत्म होने के बाद यह पहला बड़ा आरोप है जो इजरायल पर लगा है। इजरायल ने यमन में हूती ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। इस हमले में 3 बंदरगाहों और एक बिजली संयंत्र को उड़ा दिया। इजरायली वायुसेना ने हुदैदाह, रास ईसा और सैफ पर जोरदार हवाई हमला बोला और ये हमले इजरायल पर हूती हमले के जवाब में किए गए। खेल की खबरों का रुख करें तो नोवाक जोकोविच ने 16वीं बार विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में जोकोविच ने एलेक्स डी मिनोर को 1-6, 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। जोकोविच अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश में जुटे हैं। इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।